नमस्कार बच्चों, मैं नीरज सिंह अराइज एकेडमी से। बच्चों, पिछले कुछ वीडियो में हमने लेखन विभाग में के कुछ घटक देखे। आज एक और घटक की बात हम देखने वाले हैं लेखन विभाग में ही, जिसे हम कहते हैं निबंध लेखन। बच्चों, निबंध लेखन करते समय कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, कुछ चीजों को ध्यान रखना चाहिए। किस तरह का निबंध है यह हमें मालूमात होना चाहिए, और उसके बारे में कैसे लिखा जाए, कैसे उसका स्ट्रक्चर हो, उसका प्रावधान कैसा होना चाहिए, शुरुआत कैसी हो, मध्य उसका कैसा हो, अंत उसका कैसा हो, यह हमें पता होना चाहिए। बच्चों, सबसे पहले मैं आप लोगों बच्चों बताऊंगा निबंध मतलब क्या, यह शाब्दिक अर्थ क्या है। निबंध का शाब्दिक अर्थ है सम्यक रूप से बंधा हुआ। सम्यक रूप से बंधा हुआ मतलब किसी ना किसी चीज से, किसी ना किसी घटना से वह चीजें एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, एक दूसरे से बंधी होती हैं, उसी को हम कहते हैं निबंध। निबंध, निबंध जो होता है सम्यक रूप से बंधा हुआ। बंध है, बंध, बंध मतलब बॉन्ड, बंधा हुआ। जैसे सम्यक रूप से बंधा हुआ मतलब उसमें बहुत सारी चीजें आ गई, चाहे उसमें भावनाएं हैं, विचार है, प्रसंग है, दृष्टांत है, युक्तियां है, प्रसंग है, स्वयं के अनुभव भी होते हैं बहुत सारे। कभी कभी बच्चों आप लोगों को पता होगा, कभी कभी कोई चीज बताते बताते, पढ़ाते पढ़ाते आपके शिक्षक भी कहते हैं चलो मैं आज ये पाठ पढ़ा रहा था, पढ़ाते पढ़ाते चलो बच्चों आज आपको इसी पाठ के आधार पे एक दृष्टांत बताता हूं। दृष्टांत मतलब उस घटना, उस कहानी से जुड़ी हुई या मिलती जुलती एक और छोटी सी ज्ञान वाली कहानी बता दी जाती है, वही एक दृष्टांत होता है। मैं भी बच्चों को जो पढ़ाता हूं तो ऐसे बहुत सारे दृष्टांत, प्रसंग, अनुभव उनको बताता हूं। जब हम प्रसंग, अनुभव, विचार, अपने अनुभव, अपने साथ हुई घटनाओं का वर्णन हम करते हैं, वही सब निबंध कहलाता है। बच्चों, निबंध का मतलब ही होता है सुव्यवस्थित ढंग से किसी कहानी को, किसी विचार को, किसी प्रसंग को, किसी दृष्टांत को, किसी विचार को, किसी घटना को सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करना ही हम निबंध कहलाता है। उसको सही ढंग से उसकी प्रस्तावना होनी चाहिए, शुरुआत होनी चाहिए, उसका अंत मध्य होना चाहिए, और उसका अंत सही ढंग से होना चाहिए। दूसरी चीज बच्चों, कभी कभी कुछ ऐसे निबंध होते हैं जिसके दो पहलू होते हैं। बच्चों, जैसे हमारे सिक्कों के दो पहलू होते हैं, हर चीज का दो पहलू होता है, अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। तो बच्चों, जब आप विचारात्मक निबंध लिखते हो, आगे वो भी विषय आएगा, बताऊंगा। जब आप किसी चीज के बारे में विचार करके लिखते हो, विचारात्मक निबंध लिखता हो, तो बच्चों उसमें हमें दोनों पहलुओं को बैलेंस करके चलना पड़ता है, दोनों पहलुओं को समतोल करके चलना पड़ता है। क्योंकि अगर किसी चीज की अच्छाई अगर आपको दिख रही है तो कहीं न कहीं आंशिक उसकी बुराइयां भी हैं, कमियां भी हैं, त्रुटियां भी हैं। उन त्रुटियों को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। जैसे बच्चों, उदाहरण के रूप में वैचारिक निबंध है। बच्चे बड़े खुश होते हैं अगर ये विषय में बोलता हूं बच्चों को। अगर परीक्षा नहीं होती, परीक्षा अगर नहीं होती, बड़ा मजा आ जाता। तब तो मस्त विद्यालय जाओ आओ, सब अपना ही अपना है, किसी चीज का डर न रहे। बच्चों, एक पहलू तो बड़ा आनंददायी होगा, आप किसी बंधन में बंधे नहीं रहोगे, मुक्त रहोगे, वैचारिक मुक्ति रहेगी। आपको किस चीज की मुक्ति मिलेगी? वैचारिक मुक्ति मिलेगी। लेकिन बच्चों, जब मैं ये चीज बोलता हूं बच्चे बड़े खुश होते हैं, तब मैं उस पर एक नहले पे दहला मार देता हूं। नहले पे दहला का मतलब होता है उसका तोड़ का जोड़ दे देता हूं। बच्चों, जिस तरह से हमारे किचन में अगर कोई चाकू है, नाइफ है, छुरी है, उसका सही ढंग से रोज इस्तेमाल अगर करो तो उसकी धार, तेज, शार्पनेस
बरकरार रहती है बच्चों, और कुछ दिन महीनों अगर उसे छोड़ दो तो उसमें जंग लग जाता है ना, रस्ट लग जाता है। तो उसी तरह से भैया ये हमारा दिमाग भी उसी तरह से है। इसको अगर सही ढंग से इस्तेमाल करोगे, समय समय पे इसका इस्तेमाल करते चलोगे, तो इसमें कोई भी जंग नहीं लगेगा, रोग नहीं लगेगा। ये बड़ा ही शार्प चलता है। मैंने किसी आर्टिकल में बच्चों पढ़ा था कि कहा जाता है कि कोई जब वैज्ञानिक बनता है, मैंने जब पढ़ा तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा। मतलब मैंने अपने आप को पाया शायद मैं पॉइंट में हूं। बताता हूं किस तरह से। कहा जाता है, किसी आर्टिकल में मैंने पढ़ा था कि अगर कोई वैज्ञानिक बनता है तो अपने दिमाग अगर 100% दिमाग उसका है तो अपने दिमाग का सिर्फ 5% इस्तेमाल करता, तब वो साइंटिस्ट बनता है बच्चों। हमारे स्वर्गीय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ये भी वैज्ञानिक थे। उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया। उनको मैं तहे दिल से सलाम करता हूं बच्चों। सही में वो भारत के रत्न कहलाए। भारत के लिए बहुत बड़े योगदान दे के गए, बहुत सारी चीजें दे के गए इस भारत देश के लिए। जीवन भर भारत देश हमेशा उन्हें याद करेगा। तो बच्चों, एक वैज्ञानिक जब अपने दिमाग का 5% इस्तेमाल करता है तो वैज्ञानिक बनता है। तो सोचो हम अपने दिमाग को कितना इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए बच्चों परीक्षा होनी जरूरी है। अगर हम परीक्षा देते रहेंगे तो हमारा दिमाग भी शार्प बनता जाएगा। नहीं तो हम में और 4 टांगों वालों में कोई अंतर नहीं रहेगा। पशुओं में मैं कहूंगा नहीं पशु, ये शब्द नहीं इस्तेमाल करूंगा। हम सामाजिक प्राणी है। प्राणी तो कहते हैं, वैज्ञानिक की परिभाषा ही है। मानव क्या है? सामाजिक प्राणी है, सोशल एनिमल है। हम भी प्राणी हैं लेकिन सामाजिक प्राणी, समाज में रहते हैं, उनसे थोड़ा हट के रहते हैं क्योंकि हमारे पास ये है। तो इसलिए बच्चों परीक्षा होनी जरूरी है। इसलिए परीक्षा होगी तब हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करते रहेंगे। तो बच्चों आते हैं हम अपने निबंध के ऊपर। थोड़े से हट गए थे, फिर अपने विषय पे आते हैं निबंध के ऊपर। निबंध जो होता है बड़ा महत्वपूर्ण होता है। वैचारिक निबंध, ऐसे अनेक तरह के निबंध हम देखेंगे यहाँ पे। उनको शुरुआत कैसे की जाती है, लिखा कैसे जाता है, अंत कैसे किया जाता है। बच्चों पहला जो होता है, इसमें देखो भाव, अपने विचार, भावनाओं को प्रकट किया जाता है। निबंध में अपने विचारों को प्रकट किया जाता है। कोई दृष्टांत अगर आपका है वो भी उसमें इस्तेमाल कर सकते हो। कोई आपको प्रसंग, अगर उस जो भी विषय आपको मिला है उस विषय के आधार पे आपके जीवन में अगर कोई प्रसंग, कोई घटना घटी है तो आप उसे भी वहां पे इस्तेमाल कर सकते हो। अगर कोई युक्तियां हैं, कोई ऐसी बातें हैं तो उस निबंध से संबंधित, विषय से संबंधित अगर है तो आप उसे इस्तेमाल कर सकते हो। स्वयं के अनुभव इस्तेमाल कर सकते हो। अगर कोई निबंध आपको आ गया और उस निबंध के आधार पे अगर कोई अनुभव है, विचार है, तो आप वहां इस्तेमाल कर सकते हो। कोई घटना आपको याद आ गई, उस घटना का उपयोग आप उसमें कर सको। घटना का दृष्टांत के रूप में, घटना के रूप में उसमें थोड़ा सा उसका पहलू इस्तेमाल कर सकते हो, का उपयोग कर सकते हैं। बच्चों जब आप निबंध लिखते हैं तो उस निबंध में ऐसे बहुत सारी चीजों का हम उसमें इस्तेमाल करते हैं बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले उसमें प्रस्तावना होनी चाहिए। जैसे कोई भी निबंध एक ले लिया हमने, तो उस निबंध में क्या होना चाहिए? प्रस्तावना। प्रस्तावना में सबसे पहले जो निबंध का विषय होता है, टॉपिक होता है, टाइटल होता है, जो उसका नाम होता है निबंध का, उस निबंध के नाम का स्पष्टीकरण यहां पे प्रस्तावना में आना चाहिए। उसका अर्थ अगर है तो अर्थ आना चाहिए। उसके जो चारों रेडियस हैं, उसकी जो उसका जो त्रिज्या है, जिसे हम कहते हैं रेडियस, परिधि उसकी होती है, जिसे हम कहते हैं उसको क्या कहते हैं? सरकमफरेंस। जो उस विषय का सरकमफरेंस है, जो उसकी परिधि है, उसके चारों तरफ के जितने विषयों से संगठित है वो चीज, उन सबको वहां पे लेना चाहिए। उन सब विषय से मतलब वो विषय, जो टॉपिक किस किस चीज से जुड़ा हुआ है, रिलेट कर रहा है, वो कोऑर्डिनेट कर रहा है, जुड़ा हुआ है, उन सभी चीजों को वहां पे लेना चाहिए कि इस चीज से इसका ये चीज होता है। वह प्रस्तावना में आएगा। उसकी भूमिका क्या है? वही भूमिका। प्रस्तावना है मतलब भूमिका, मतलब जो विषय है। जैसे मैंने कहा
जल प्रदूषण के ऊपर निबंध लिखना है। अब जल प्रदूषण की भूमिका क्या है, जल क्या है, पहले तो जल के उपयोग बताओ। जल नहीं होगा तो क्या क्या हो सकता है, उसके परिणाम क्या हो सकते हैं, दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं। जल प्रदूषण हो रहा है तो उसके दुष्परिणाम क्या होंगे, उससे होने वाली भविष्य में परेशानियां क्या हो सकती है। आने वाले भविष्य में जो कुछ हो सकता है हम उसे सोच सकते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। ऐसे चीजों को भी वहां प्रदर्शित करना चाहिए, सब भूमिका में आ जाएगा। ठीक है बच्चों। और उसके बाद उसके बारे में लिखना चाहिए, किस तरह से बाकी प्रदूषण किस तरह से हो रहा है, कौन कौन से उसके माध्यम है। प्रस्तावना पहले आ गई, उसके हमें मध्य जो होता है उसके फायदे नुकसान दोनों उसमें लिखने हैं। उसके बाद उसका अंत, अंत मतलब कैसे कि अगर यह ऐसा नहीं रोका गया, अगर ऐसा ही होता रहा तो इसके क्या परिणाम, हमें फायदे, हमें क्या नुकसान हो सकते हैं, वो सब। और इसलिए हमें भविष्य में सुझाव देने हैं। जब उसका अंत हम करते हैं तो उसका सुझाव देना है कि समाज के लिए हम एक गाइडलाइन दे, एक सुझाव दे कि भविष्य में इस तरह की गलतियां न करें जिसकी वजह से इसका हमें खामियाबा भुगतना पड़े। ऐसी चीजों से हमें भविष्य में होने वाले नुकसान को भोगना न पड़े, इसलिए नुकसान न हो, इसलिए हमें उसके फायदे भी लोगों को अपने निबंध के द्वारा बताए जाते। निबंध बच्चों ऐसा होता है कि एक तरह के आपके विचारधारा है। भविष्य में अगर किसी विषय के ऊपर आप पढ़ लो, निबंध पढ़ लो, तो उससे बहुत सारी चीजें आपको ज्ञान भी मिलता है और साथ में उसके सटीक फायदे भी हमें मिलते हैं। इसलिए निबंध पढ़ना चाहिए। निबंध तो बहुत पढ़ना चाहिए। जो बहुत सारे रीडर होते हैं, बहुत सारे लोगों को पढ़ने की आदत ही होती है, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो निबंधों को पढ़ते हैं, अलग अलग निबंध, उपन्यास। ठीक है बच्चों। तो आगे आते हैं। इस तरह से विषय प्रतिपादन, तो हमारा जो विषय है, किस विषय के बारे में वो निबंध है, उसका प्रतिपादन करना है, उसके बारे में लिखना है, पूरा जानकारी देनी है, वो क्या विषय है उसके बारे में स्पष्टीकरण देना है। अब उपसंहार, विषय प्रतिपादन जो होता है, उसी तरह से यह उपसंहार जो है, उपसंहार के प्रकार है। ये निबंध के कुछ प्रकार बताए जाते हैं बच्चों। जैसे कि उपसंहार में ये कुछ 5 तरह के निबंध हमारे आते हैं। ये निबंधों के प्रकार हैं। जैसे उपसंहार में हमारे कुछ 5 प्रकार के निबंध आते हैं बच्चों। पहला जो निबंध होता है आत्मकथनात्मक। आत्मकथन, इसमें एक चीज मैंने शायद नहीं लिखा, आत्मकथन, आत्मकथा, जिसे हम ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं और एक लिखते हैं बायोग्राफी बच्चों। आत्मचरित्र और चरित्र है ना, चरित्र इसमें नहीं दिया, हाँ चरित्रात्मक है। और एक होता है आत्मकथन, हमें खुद वहां पे स्वयं को रख के रखना पड़ता है। जब हम आत्म कथन लिखते हैं वहां पे हम अपने आप को क्या मानते हो, स्वयं को प्रस्थापित करते हैं, स्वयं को, कि मैंने, मैं, हमने, ऐसे अपने आप को स्वयं को रख के इसमें लिखा जाता है आत्मकथनात्मक। अगर आपको निबंध लिखना आता है, कहा जाता है एक आत्मकथनात्मक निबंध लिखिए। आत्मकथा, आत्मकथा मतलब कि अपने आप को स्वयं को प्रस्थापित करना, आत्मकथा। आत्मकथा मतलब कैसे, अगर मैं पुस्तक होता, नहीं तो मत कर देना मैं अगर कुत्ता होता, ऐसा कभी मत करना बच्चों। मैं अगर पुस्तक होता, ये सब कहिए तो अच्छी बात है नहीं तो लोग हंसेंगे। कोई बात नहीं, वो भी बन सकते हैं। आत्मकथा हम किसी की भी स्वयं को रख के किसी की चीज की जगह पर रख सकते हैं। मैं अगर किसी महान मंदिर की दीवाल का ईंट होता, कई पिक्चरों में मैं कहीं देखा, किसी पिक्चर में एक वाक्य देखा कि किसी पिक्चर में किसी हीरो, मैं नहीं जानता लेकिन देखा है दृष्टांत, अभी इसी को कहते हैं दृष्टांत। देखो कहते कहते तुरंत याद आया, किसी पिक्चर में मैंने देखा कि वो कहता है हीरो कि मां अगले जन्म में मैं इस मंदिर की दीवाल की ईंट बन के जीना चाहता हूं। मतलब ये अपनी आत्मकथा है कि मैं ये बनना चाहता हूं। जब आप कहते हो, जैसे ही कहा कि मैं अगर पुस्तक होता,
तो पुस्तक होता, तो पुस्तक जब होता तो पुस्तक के बारे में, पुस्तक क्या क्या सोचते हैं, क्या क्या होते हैं, उनका इस्तेमाल कैसे होता है, उनका दुरुपयोग कैसा होता है, ये भी बच्चों लिखना। दोनों मैंने कहा बैलेंस करके चलना। हर चीज के फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। कोई इसको सटीक रूप से फायदे में लेता है, कोई उसे नुकसान के रूप में भी लेता है बच्चों। तो इसमें आत्मकथनात्मक स्वयं को प्रस्थापित किया जाता है कि अगर मैं ऐसे होता, तो यह आ गया। दूसरा है वैचारिक। अभी मैंने जैसे कहा वैचारिक मतलब प्रदूषण, विचार है भैया, अपने अपने विचार है, जो विचार जो हम प्रकट करते हैं, जो हम देखते हैं, जो सुनते हैं, जो पढ़े हैं, उन आधारों पे हम उन चीजों को लिखते हैं। जैसे मैंने कहा विज्ञान यह शाप है या अभिशाप है ना, साइंस इज अ ब्लेस और कर्स, शाप है या अभिशाप है, दोनों है मेरे मानने से। अब मैं जो पढ़ा हूं मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं, हर एक की विचारधारा अलग अलग हो सकती है। एक ही विषय के ऊपर निबंध लिखते समय 10 लोग निबंध लिखेंगे, 10 लोगों के 10 अलग निबंध होंगे, लेकिन उनका केंद्र बिंदु एक रहेगा, सबका ध्येय विचार एक रहेगा। लिखने की शैली, सोचने की शैली, लिखने की पद्धति अलग हो जाती है। देखो बच्चों, विज्ञान यह शाप है या अभिशाप, यह विचारात्मक है, विचार करने लायक बात है। मेरे विचार से दोनों है, शाप भी है अभिशाप है। अब शाप है मतलब वरदान है, तो वरदान है इसलिए कि आज हम चांद पे पहुंच गए हैं, मंगल ग्रह पे पहुंच गए, यह हमारे लिए वरदान की बात है। आज विज्ञान के आधार पे हम अलग ग्रहों पर जा चुके हैं, पहुंच चुके हैं, वहां की जानकारी ले चुके हैं। लेकिन बच्चों फिर मेरे सामने वही मैं कहता हूं ज्वलंत उदाहरण के रूप में, फिर मैं वही एक दृष्टांत नहीं कहूंगा, उदाहरण दूंगा, घटना दूंगा, घटना का उदाहरण दूंगा। जैसे रशिया ने यूक्रेन पे युद्ध किया, यूक्रेन के साथ युद्ध किया, हमला किया। यहां पे इजिप्त ने किसने फिलिस्तीन पे भी किया, मेरे ख्याल से इजिप्त ने या किसी ने, मुझे भी पता नहीं तो कहोगे सर कुछ और बोल रहे हैं, ध्यान रखना, ठीक है। फिलिस्तीन पे भी आक्रमण हुए, रशिया ने यूक्रेन पे किया, यूक्रेन की इतनी बुरी अवस्था हुई, ये किसकी देन है? विज्ञान की देन है बच्चों। आज अगर विज्ञान न होता और ऐसे विध्वंसक हथियार न होते तो आज यूक्रेन की ऐसी दुर्दशा नहीं हुई होती बच्चों, ये सिर्फ विज्ञान की देन है। आज फिलिस्तीन में इतने मरीज मारे गए, इतने लोग मारे गए, इजराइल ने, हां अब याद आए, इजराइल ने फिलिस्तीन पे आक्रमण किया, इतने अनायास बच्चे मारे गए, लोग मारे गए, नरसंहार हुआ। यह क्या है? यह सब विज्ञान की देन है बच्चों। एक तरफ हम तब चांद पे पहुंच जा रहे हैं, एक तरफ मानवता इस विज्ञान के पैरों के तले कुचली जा रही है। तो क्या कहेंगे इसे? विज्ञान शाप है या वरदान है? एक तरफ वरदान है, मंगल ग्रह पे पहुंच रहे हैं, चांद पे पहुंच रहे हैं, और एक तरफ यही विज्ञान शैतान बन के उन इंसानी नरभक्षियों को तरह से उन्हें खा जा रहा है। क्या मतलब है? तो दोनों पहलू हैं बच्चों, ये विचार करने लायक बात है। तो मैंने जैसे अगर ये विषय आ जाता है तो अगर हम लिखते हैं तो ऐसे समय पे मैं वो उन घटनाओं को लिख सकता हूं वहां पे, और आपको भी लिखना चाहिए। जैसे मैंने रशिया और यूक्रेन का बताया और यहां पे फिलिस्तीन की बात बताई मैंने, तो ऐसे ज्वलंत घटनाओं को भी आप निबंध में उसका उल्लेख कर सकते हैं। तब आपका निबंध आकर्षक ढंग से होगा कि लोग जब पढ़ेंगे कुछ उन्हें नई चीज नजर आएगी। निबंध लिखते समय बच्चों हमें आज के समय के दौर की बातें भी उसमें जोड़नी चाहिए, ना कि सिर्फ इतिहास। आज अगर हम कहते हैं निबंध, बच्चों निबंध लिखिए रक्षाबंधन पे, बच्चे मस्त शुरू हो जाते हैं। कौन सी एक कहानी मैं बचपन में हम लोग पढ़े थे कि किसी एक भारतीय रानी ने राखी भेजी किसी हुमायूं को, हुमायूं अपनी सेना लेकर चल पड़ा। एक घिसी पिटी कहानी वही लिखते हम जाते हैं। मतलब
एक रटी रटाई कहानी हम 10 बार वही लिखते हैं, लेकिन बच्चों निबंध की परिभाषा समय के अनुसार बदलती भी जाती है। जैसा समय बदलता है वैसे अनेक नए नए अनुभवों को उन निबंधों के बीच में प्रस्तुत करना चाहिए बच्चों। हर समय विषय एक होता है, समय के अनुसार उसकी परिभाषा, सब परिभाषा तो नहीं कहूंगा, उसकी परिधि बदल जाती है, उसकी आसपास की चीजें बदल जाती है, उसी हिसाब से उसका विस्तार भी अलग होता है। समझ में आया बच्चों? तो इसलिए वैचारिक निबंध जब हम लिखते हैं तो विचार करते समय हम किस युग में हैं, उस युग में उस युग के हिसाब से, उस युग में उसके हमारे विचार क्या हो सकते हैं, उस विचार के हिसाब से अगर हम लिखेंगे तो वह निबंध आकर्षक होता है। नहीं तो आप हो 21वीं सदी में पढ़ रहे हो और 21वीं सदी में अगर कोई निबंध लिखोगे और लिखोगे 1600 सदी की उदाहरण दोगे, क्या उपयोग उसका? कोई मतलब, वो आकर्षक नहीं कहलाएगा बच्चों। आप किस सदी में हो और किस सदी में आपके विचार क्या हैं, आपके विचार 21वीं सदी वाले होने चाहिए, ना कि 16वीं सदी वाले, 17वीं सदी वाले आपके विचार होंगे तो आपके वैचारिक निबंध आकर्षक नहीं कहलाएंगे बच्चों, वो ऐतिहासिक हो जाएंगे फिर, क्योंकि आपके विचार इतिहास बता रहा है, भविष्य वर्तमान को तो छोड़ दिया है, आज का युग क्या कह रहा है, आज के युग में हो क्या रहा है, ऐसे विचारों को हमें इस वैचारिक निबंध में प्रस्तुत करना चाहिए बच्चों। वर्णनात्मक, किसी चीज का वर्णन करना हो, चाहे वो ऐतिहासिक धरती हो, ऐतिहासिक वास्तु हो, कोई रमणीय स्थल हो, चाहे कोई दार्शनिक स्थल हो, जैसे बहुत सारे ऐसे स्थल, ऐतिहासिक स्तरों में हम चलते हैं तो बहुत सारे किलों के बारे में बात करते हैं, गुफाओं के बारे में बात करते हैं, अजंता वेरूल की गुफाएं, है ना। ऐसे महान ऐतिहासिक घटनाओं के, चीजों के बारे में हम जब क्या करते हैं, वर्णनात्मक करते हैं। चाहे एक निबंध होता है, इसमें और भी नहीं आया वर्णनात्मक, मतलब हाँ, वर्णनात्मक में ही बच्चों आएगा प्रवास वर्णन, यात्रा वर्णन जिसे हम कहते हैं। अगर आप किसी यात्रा पे जाते हो, उस यात्रा के समय आपको कोई अनुभव आते हैं, इसमें दिया नहीं है, लिखा नहीं मैंने, लेकिन ध्यान रखना बच्चों कि यात्रा वर्णन, इसी वर्णनात्मक निबंध में आता है यात्रा वर्णन, जिसे हम प्रवास वर्णन भी कहते हैं मराठी में। ट्रैवलिंग के समय हम जो, जैसे आप लोगों ने कई इतिहास में पढ़ा होगा, दो ऐसे हमारे ट्रैवलर जो आए थे, युआंग शॉन्ग चीनी पंडित, और एक कौन सा था, और एक कोई तो नाम था, दो ऐसे चीनी पंडितों को मैं याद नहीं आ रहा है, लेकिन एक अकबर के जमाने में युआंग शॉन्ग, हाँ फाहियान, फाहियान और युआंग शॉन्ग चीनी पंडित, ऐसे दो यात्री पैदल भारत का दर्शन करने आए थे, और इसी दर्शन के दौरान उन्होंने बहुत सारी चीजें लिखी, उसे कहा जाता दार्शन यात्रा वर्णन। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी भारत के बारे में, आज पूरी दुनिया उसे पढ़ती है। भारत था क्या, भारत का वर्णन बहुत अच्छे शब्दों में किया है उन लोगों ने उस जमाने में। तो ऐसे यात्रा वर्णन भी हो सकता है, जिसे वर्णनात्मक कहते। आप भी किसी यात्रा पे जाते हो, आपकी यात्रा कब से शुरू हुई और कैसे गए, उस यात्रा में आपने क्या क्या देखा, कैसा आपका अनुभव रहा, आपने क्या क्या सोचा, आपके साथ कौन कौन सी घटनाएं हुई और कैसे आप पुनः वापस आए, वो पूरे दृष्टांत, पूरी घटना आप एक निबंध के माध्यम से लिख सकते हो बच्चों। तो उसी को कहते हैं हम वर्णनात्मक निबंध कहते हैं। हम प्रवास वर्णन भी लिख सकते हैं, यात्रा वर्णन भी लिखते हैं, और किसी जगह पे हम जब जाते हैं वो भी लिख सकते हैं। किसी पर खास तौर पे किसी चीज का वर्णन जब करते हैं उसका भी वर्णन कर सकते हैं, किसी दृश्य का वर्णन कर सकते हैं, किसी वास्तु का वर्णन कर सकते हैं, किसी मेले का वर्णन कर सकते हैं हम, और किसी मेले में 1 घंटा बिताया हुआ, कभी कभी आपको निबंध आता है, मेले में 1 घंटा बिताया हुआ, एक उसके ऊपर एक निबंध लिखिए। मेले में आपने 1 घंटा बिताया, 1 घंटे में आपने क्या क्या किया, क्या क्या अनुभव किया, क्या सोचा, क्या देखा, क्या खाया पिया, खेले कूदे, सब कुछ का वर्णन सही ढंग से, एक शुरू से लेकर अंत तक ले, आप मेले से कैसे रिटर्न आए, वापस आए, ये पूरा सिस्टमैटिक आपने लिखा, इसी को कहेंगे वर्णनात्मक। अलग अलग जगहों पे हम जाते हैं बच्चों, तो इसी तरह से वर्णनात्मक निबंध लिखते हैं।
और अगला है चरित्रात्मक। किसी के बारे में चरित्र, किसका कैरेक्टर कैसा है, चरित्र कैसा है, इसके बारे में जब हम निबंध लिखते हैं, ये हमारे चरित्रात्मक निबंध आते हैं। अब इसमें महापुरुष भी आ गए, महान वीर आ गए, चाहे तुम वीर शिवाजी के बारे में लिखो, वीर महाराणा प्रताप के बारे में लिखो, पृथ्वीराज चौहान के बारे में लिखो, या महान पुरुष भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इनके बारे में लिखो। ऐसे महान वीरों के बारे में आप लिखोगे तो महान पुरुषों के बारे में होगा। महात्मा गांधी के बारे में लिखो, ये महान पुरुष हुए हैं। अंबेडकर के बारे में लिखो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, जिन्होंने संविधान की रचना की बच्चों। ऐसे महान पुरुषों के बारे में जब हम वर्णन करते हैं, लिखते हैं, चरित्रात्मक, उनका चरित्र कैसा था, उनके विचार कैसे थे, उनके समाज में उनका योगदान कैसा रहा, यह सभी चीजें हम चरित्रात्मक में लिख सकते हैं बच्चों। यह चरित्रात्मक निबंध होता है। दूसरा है कल्पना प्रधान। कल्पना प्रधान में बच्चों, जैसे मैंने कहा, एक मैंने पिक्चर का बताया था, अगर मैं ऐसा होता, अगर मैं प्रधानमंत्री होता, अगर मैं किताब होता, है ना, अगर मैं किसी मंदिर की दीवार होता, अगर मैं किसी मंदिर का घंटी होता। मैं हमेशा कहता हूं बेल की घंटी बजा लो, तो इसलिए कहा। तो देखो, अलग अलग तरह से बच्चों अपने विचार होते हैं। अगर मैं ये ऐसे होता, कल्पना, ये मैं कल्पना कर सकता, कल्पना कुछ भी कर सकता हूं। मैं किताब होता, मैं मंदिर की दीवार होता, मैं अगर प्रधानमंत्री होता, मैं राष्ट्रपति होता, मैं अगर शिक्षक होता, मैं अगर राजनेता होता। ऐसे निबंधों को जब हम लिखते हैं, अगर मैं ये होता, मगर वो होता, तो ऐसे हमारे कल्पना है, असल में है नहीं सर कल्पना। कल्पना को रोका नहीं जा सकता। कल्पनाएं अनंत होती हैं बच्चों, अनंत होती है, और कल्पना ही आदमी को कार्यशील, कर्मशील और क्रियाशील बनाती है। कर्मशील और क्रियाशील। अगर आप किसी चीज के बारे में कल्पना करोगे, विचार करोगे, कल्पना ही विचार है। आप जो विचार करते हो वही आपने कल्पना की। अगर मुझे 90%, 98%, 99% मार्क मिल जाते, अगर मिल जाते, तो मेरा विद्यालय में नाम होता, सब लोग मुझे वाह वाह करते, मुझे पुरस्कार देते, मुझे शाबाशी देते। अलग अलग, अगर ऐसा होता, अगर मैं होता, मैं प्रथम क्रमांक लाता विद्यालय में, तो बच्चों आप अगर विचार करोगे, कल्पना करोगे, तो जरूर उस अपनी मंजिल पे, अपनी अंतिम शिखर पे पहुंच सकते हो। उस माउंट एवरेस्ट की तरह से, कि चोटी जैसे सबसे ऊपर होती है, जिसकी ऊंचाई सबसे बहुत ज्यादा है विश्व में। तो बच्चों हमेशा लक्ष्य उस माउंट एवरेस्ट की तरह से अपना लक्ष्य रखो, और अपने विचारों को बुलंद रखो और बुलंद बनाओ, और उस विचारों को बुलंद रख के अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहो। तो ऐसे विचार करो, कल्पना करो, सिर्फ लिखावटी नहीं करो। जब आप कल्पनात्मक निबंध लिखते हो, तो अपने अंदर भी वो कल्पना जगाओ, ऐसे विचार जगाओ, अपने आप में वैसी भावना लाओ, और आगे बढ़ते चलो बच्चों। बच्चों निबंध में कुछ चीजें और मैंने कहा, यहां लिखा है स्पष्ट रूप में, जैसे निबंध का अंत स्पष्ट। देखो बच्चों, कुछ ऐसे ये अलग से लिखा है, ध्यान रखना इसमें क्या चीजें हैं। निबंध का अंत स्पष्ट, सटीक, संक्षिप्त रूप एवं आकर्षक होना चाहिए। जब आप कोई भी निबंध का अंत करते हो, उसको सुस्पष्ट होना चाहिए। आपने निबंध लिखा, अंत में आपका विचार क्या कहा, उसका निचोड़ क्या आया, वह बहुत ही स्पष्ट होना चाहिए। देखो बच्चों, एक उदाहरण मैं दूंगा। आप कोई भी फिल्म देखते हो, पिक्चर देखते हो, चित्रपट देखते हो, हर पिक्चर का अंत एक आपको संदेश दे के जाता है बच्चों। कोई भी फिल्म देखिए, डायरेक्टर बड़ा एक्सपर्ट होता है, डायरेक्शन देता है, करता है, सब काम करवाता है हीरो से, हीरोइन से, लेकिन अंत में हमें एक संदेश दे के जाता है। वो संदेश बहुत ही धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है बच्चों। आपको एक संदेश देता है, वो पॉजिटिव संदेश होता है।
इसलिए हमारे निबंध का भी जो स्पष्टीकरण होना चाहिए, निष्कर्ष निकलना चाहिए, रिजल्ट आना चाहिए, अंत होना चाहिए, ये बहुत ही स्पष्ट होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए, देख धनात्मक संदेश देने वाला होना चाहिए। और पूरे निबंध का निचोड़ या निष्कर्ष अंत में लिखना चाहिए, साथ ही अपने विचारों को भी व्यक्त करना चाहिए कि मेरे विचार ऐसे हैं, इस निबंध में ऐसा तो होना चाहिए, लेकिन मेरे विचार से, मेरे ख्याल से, मेरे हिसाब से ऐसा हुआ तो अति उत्तम होगा। लेकिन अपने विचार भी धनात्मक होने चाहिए, नहीं तो निबंध कुछ पॉजिटिव कर रहा है और आपके विचार नकारात्मक कर रहे हैं, ऐसे नहीं। आपका निबंध का निष्कर्ष भी धनात्मक हो, पॉजिटिव हो, और आपके विचार भी उसमें अगर व्यक्त करते हो तो पॉजिटिव ही होनी चाहिए। बच्चों, ओवरऑल निबंध में ये सभी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगर अच्छी तरह से आप ये सब बातें ध्यान में रखोगे तो आपका निबंध जरूर आकर्षक, सुंदर, स्पष्ट, अच्छा होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, अगर फिर भी इसमें कोई डाउट है आप मुझे प्रश्न कर सकते हो, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और मेरे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।